हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस लॉ, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी तुम अगर ऑल ओवर इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे सिलेबस में जरूर बिजनेस लॉ नाम का सब्जेक्ट होगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर नंबर 1 में है, ओडिशा में सेमेस्टर नंबर 1 में है, और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी वो जरूर बीकॉम के सिलेबस के अंदर गिवन है। तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो, तुम आराम से ये प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। हम ऑलरेडी चैप्टर शुरू कर दिए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर, व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग एन ऑफर, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा एक्सेप्टेंस। याद होगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल बिकम अ प्रॉमिस। तो हम ऑफर ऑलरेडी पढ़ चुके, अब हम सेकेंड टर्म पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्टेंस। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लो। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जरूर से आपको डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना अपने आप को। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब सिंपल सा हिंदी में मतलब बताऊं तुमको, तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है हाँ बोलना। जब सामने वाला हमको ऑफर दिया, जैसे कोई हमको ऑफर दिया कि विल यू परचेज माई कार फॉर 1 लाख रुपीज, तो सामने वाला हमको बोल रहा है क्या तुम गाड़ी खरीदोगे 1 लाख रुपए में, तो ये क्या है, ये ऑफर है। अब अगर हम इस पे यस बोलते हैं तो ये जो हाँ बोले हम, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो ऑफर मिला है उस पे अपना एसेंट देना, अपना सहमति देना, हाँ बोलना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। जब ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस मींस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, देखना, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द एक्ट, द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज: व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, assent का मतलब हाँ बोलना। तो जब किसी व्यक्ति को हम ऑफर दिए थे और वो व्यक्ति अपना एसेंट देता है, अपना सहमति देता है, यस बोलता है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस होने से क्या बनता है? इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. Clear है? तो acceptance का मतलब है जिसको हम ऑफर दिए थे, जब वो अपना सहमति देता है, हाँ बोलता है, then that is called as acceptance. When an offer is accepted, it becomes a promise. Clear है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। कब एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, क्या क्या रूल्स है एक वैलिड एक्सेप्टेंस को लेकर, ये हम पढ़े थे। व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग अ वैलिड ऑफर, अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, देखना, सबसे पहला, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom एन ऑफर इज मेड। इसका मतलब जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर किसी पर्सन को ऑफर ही नहीं दिया गया, देन दैट पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। याद है, हमें केस स्टडी में पढ़े थे गौरी मैन वर्सेस लाल दत्त का, है ना, गौरी दत्त वर्सेस लाल मैन का। उसमें क्या बताया था कि सर्वेंट को हम भेजे थे नेफ्यू को खोजने, बट फिर बाद में हम ऑफर निकालेंगे, जो भी नेफ्यू को खोजेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जो ऑफर था, ये ऑफर किसके लिए नहीं था? सर्वेंट के लिए नहीं था। तो जब ऑफर सर्वेंट के लिए नहीं था तो वो ऑफर सर्वेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे रूल्स गवर्निंग एन ऑफर में। ठीक है, देखना,
In case of acceptance and rules governing a valid acceptance, a specific offer मतलब offer given to a particular person or a particular group of person. तो जब एक स्पेसिफिक ऑफर होता है, it can be accepted only by the person to whom it is made. तो एक स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हम ऑफर दिए हैं, राइट? जैसे अगर मैं मिस्टर ए को ऑफर दिया हूं तो सिर्फ वो मिस्टर ए ही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट? बट इन केस ऑफ अ जनरल ऑफर, अगर एक जनरल ऑफर है मतलब सबको ऑफर दिया गया है, पब्लिक को ऑफर दिया गया है, तब उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. तो इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर. क्लियर है? तो हम जिसको ऑफर दिए हैं सिर्फ वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. अगर एक स्पेसिफिक ऑफर है तो हम जिस स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिए हैं वही उसको एक्सेप्ट करेगा. और अगर एक जनरल ऑफर है तो जनरल ऑफर तो सबके लिए होता है, तो हम कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है. क्लियर है? तो दिस वाज पॉइंट नंबर 1. एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom an offer is made. क्लियर है? सेकेंड, acceptance must be absolute and unqualified. तो जो एक्सेप्टेंस होता है वो हमेशा अनक्वालिफाइड नहीं होना, मतलब अनक्वालिफाइड होना चाहिए. बेसिकली एक्सेप्टेंस में कोई भी नया टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होना चाहिए. ठीक है? जब भी एक्सेप्टेंस में कोई नया टर्म्स एंड कंडीशंस है तो उसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. ठीक है? देखना, एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. एब्सोल्यूट मतलब जैसा ऑफर था बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट हुआ है, एंड इट इज नॉट क्वालिफाइड मतलब इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी न्यू terms and conditions, and is also expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes a manner in which it must be accepted. तो एक reasonable manner में उसको accept किया गया है, अगर कोई particular manner नहीं बताया गया था तो. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. जैसे कि for example, अगर कोई particular manner बताया गया था ऑफर में कि कैसे एक्सेप्ट करना है तो फिर वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जैसे बोला गया था कि मेल के द्वारा रिप्लाई करना या कॉल करके एक्सेप्ट करना, तो फिर कॉल करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और अगर कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं था तो हम कोई भी रीजनेबल मैनर में उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. क्लियर है ये? तो एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, जिसका मतलब है कोई भी नया टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेंस में. देखना एग्जांपल देखते हैं इसका. A inquires from B, will you purchase my car for 2 lakh rupees? If B replies, I shall purchase your car for 2 lakh rupees if you buy my motorcycle for 50,000. ये क्या है? देखो, गाड़ी तो खरीदूंगा बोल रहा है, बट क्या बोल रहा है? मैं गाड़ी खरीदूंगा अगर तुम मेरा मोटरसाइकिल खरीदोगे तो ये तो एक नया टर्म्स एंड कंडीशंस डाल रहा है बी, है ना? और ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा. समझ में आ रहा है? अगर बी बोलता है यस आई विल परचेज योर कार फॉर 2 लाख रुपीज, तब वो वैलिड एक्सेप्टेंस होता. लेकिन बी क्या बोल रहा है यहां पे? यस आई विल परचेज योर कार फॉर 2 लाख रुपीज इफ यू बाय माय मोटरसाइकिल फॉर 50,000. तो यहां पे बी एक नया कंडीशन दे रहा है कि मोटरसाइकिल खरीदोगे तभी मैं तुम्हारा गाड़ी खरीदूंगा. तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है. वैलिड एक्सेप्टेंस कब होता? जब बी बोलता यस आई विल परचेज योर कार फॉर 2 लाख रुपीज. क्लियर है? हियर बी कैनॉट बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल. क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट बोलता है कि हमेशा एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए. एब्सोल्यूट मतलब जैसा ऑफर था वैसा ही होना चाहिए एक्सेप्टेंस,
कोई भी नया टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दे सकता एक्सेप्टेंस के समय। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड है द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। To conclude a contract between the parties, the acceptance must be communicated. Obvious सा बात है, acceptance को हम सामने वाले को communicate करेंगे, right? देखना, A proposes B to marry him. B inform A's sister that she is ready to marry him, but his sister didn't inform A about the acceptance of the proposal. There is no contract as acceptance was not communicated to A. देखना ध्यान से क्या बोल रहा है, A propose किया किसको? बी को। क्या प्रपोजल दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बी क्या किया? बी यस बोला, लेकिन बी किसको बताया? एज सिस्टर। बी किसको बताई? ए की सिस्टर को इन्फॉर्म की, ठीक है। और ये जो ए की सिस्टर है, ये नहीं चाहती थी इन दोनों का शादी हो। ननंद है ना, ननंद नहीं चाह रही शादी हो, बनमास भाभी मिलेगी वरना। तो ये जो ए सिस्टर है ना, ये इन्फॉर्म भी नहीं की ए को कि बी हाँ बोल दी है बोल के ए को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया। तो यहां पे ए और बी के बीच में एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो ए को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। क्लियर है ये? तो यही बोल रहा है पॉइंट नंबर थर्ड कि एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होना जरूरी है ऑफरर को। हम दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करेंगे तो क्या फायदा? बी जो है ए की बहन को बताएगी तो क्या फायदा? बी को किसको बताना चाहिए था? ए को बताना चाहिए था। क्लियर है ये? देख के ध्यान से, है ना, जिसको प्रपोज कर रहे हो खुद बताओ, दूसरों के भरोसे मत रहो। दूसरे के भरोसे रहोगे दूसरे पत्ता काट देंगे तुम्हारा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब मोड। अगर कोई पर्टिकुलर मोड दिया गया था ऑफर के समय, तो फिर उसी मोड में वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर मोड नहीं था, देन विद इन अ रीजनेबल मोड। मोड का मतलब मीडियम, जैसे ईमेल के द्वारा, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर मोड प्रेस्क्राइब्ड है ऑफर के अंदर, तो फिर एक्सेप्टेंस उसी मोड में होगा। और अगर कोई पर्टिकुलर मोड प्रेस्क्राइब नहीं है, तब एक रीजनेबल मोड में कर सकते हैं हम, ठीक है। देखना, where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner. तो अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो फिर उसी के हिसाब से हमको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। और अगर प्रेस्क्राइब नहीं है तो हम कोई भी रीजनेबल मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखना, इफ द ऑफरर प्रेस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर, मैसेज के द्वारा एक्सेप्टेंस करने बोला था, एंड द ऑफरर सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। देयर इज नो एक्सेप्टेंस of the offer if the offerer informs the offeree that the acceptance is not according to the mode prescribed। समझ में आ रहा है? तो जब एक्सेप्टेंस मैसेंजर के द्वारा करने बोला गया था, तो फिर मैसेंजर के द्वारा ही करना चाहिए था। अगर हम ईमेल के द्वारा करेंगे एक्सेप्टेंस, देन दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइम। Acceptance must be given within the time prescribed। जैसे ए बी को बोला will you purchase my car, reply within 7 days। तो यहां पे 7 days के अंदर ही हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 7 days के बाद अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो जब एक ऑफर में एक टाइम प्रेस्क्राइब्ड है तो एक्सेप्टेंस उसी टाइम के अंदर होना चाहिए। और अगर टाइम प्रेस्क्राइब नहीं है, तब एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये भी सेम ही है, जैसे अगर मोड वाला और टाइम वाला दोनों सेम है।
अगर कोई मोड या टाइम प्रेस्क्राइब है तो उसी मोड या उसी टाइम के अंदर किया जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर मोड या टाइम प्रेस्क्राइब नहीं है देन विद इन अ रीजनेबल मोड और अ रीजनेबल टाइम। क्लियर है? देखना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट दिया गया था ऑफर में उसी के अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इफ एनी। एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, अगर कोई भी टाइम नहीं दिया गया था देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस होगा, और अगर कोई पर्टिकुलर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है देन इट विल बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है? What is reasonable time is nowhere mentioned in the law and thus would depend on facts and circumstances of particular cases. तो reasonable क्या होगा वो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे वैरी करेगा। ठीक है? जैसे एग्जांपल, A offered to sell B 50 kgs of bananas. तो A ऑफर दिया B को 50 केजी बनाना बेचने का। बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 days. बी 4 दिन बाद हाँ बोल रहा है। बताओ ठीक कर रहा है बी? 4 दिन तक क्या बनाना टिका रहेगा? पेरिशेबल गुड्स है, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 दिन जो है वो एक रीजनेबल टाइम नहीं है, राइट? सच इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज बनानास आर पेरिशेबल आइटम एंड कुड नॉट स्टे फॉर अ पीरियड ऑफ अ वीक। क्लियर है ये? 4 days is not a reasonable time. 4 दिन एक reasonable time नहीं है, right? Same, एक और example, A offers to sell B his house for 10 lakhs. A offer दिया B को घर बेचने के लिए। B accepted the offer after 4 days. B 4 दिन बाद हाँ बोला। तो क्या 4 दिन अब reasonable time है? The answer is yes. क्योंकि घर जो है वो 4 दिन के अंदर हाँ बोल रहे वो रीजनेबल है, क्योंकि घर पेरिशेबल नहीं है, खराब थोड़ी हो जाएगा। बट जो बनानास है वो खराब हो सकता है, तो बनानास के लिए 4 days आर नॉट रीजनेबल, बट फॉर अ हाउस 4 days आर रीजनेबल। क्लियर है? तो रीजनेबल क्या होगा वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, mere silence is not acceptance. चुप रहना acceptance नहीं है। ठीक है? देखना, the acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is evidence of acceptance. तो नॉर्मली तो साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। ये तुम बोले विल यू परचेज कार फॉर 5 लाख रुपीज, मैं चुप रहा। तुम बोले सर क्या आप गाड़ी खरीदोगे 5 लाख रुपए में, मैं कुछ नहीं बोला, मैं ना यस बोला ना नो बोला, मैं चुप रहा। तो क्या मेरा चुप रहना एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा? द आंसर इज नो, मेरा चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट? बट कुछ केसेस के अंदर चुप रहना एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। जैसे एग्जांपल देता तुमको, चुप रहना कब एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है? देखना, ए सब्सक्राइब्स फॉर अ वीकली मैगजीन फॉर 1 year. ए क्या किया? एक मैगजीन, मतलब मैगजीन सोच लो, न्यूज़पेपर सब्सक्राइब किया, हर दिन उसके पास सुबह न्यूज़पेपर आएगा 1 साल तक। Even after the expiry of the subscription, the magazine company continued to send his magazine for 5 years. 1 साल तो हो गया, पर 1 साल के बाद भी 5 साल तक उसके पास मैगजीन आता रहा। वो कितना दिन के लिए सब्सक्राइब किया था? वो सिर्फ 1 साल के लिए सब्सक्राइब किया था, बट 1 साल के बाद भी मैगजीन उसके पास आता रहा फॉर 5 years। और ये क्या किया? चुपचाप रोज सुबह चाय के साथ मैगजीन पढ़ता था, चाय पीता था, मैगजीन हर दिन पढ़ता था। तो अब तुम खुद बताओ, जब इतना दिन ये मैगजीन पढ़ा है, बैठ के यूज किया है,
क्या ये पैसा देने से मना कर सकता है? द आंसर इज नो, वो पैसा देने से मना नहीं कर सकता। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बट यहां कुछ नहीं बोलना भी एक्सेप्टेंस है। क्लियर है ये? तो नॉर्मल केसेस में चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है, बट कुछ केसेस में जहां बोलना जरूरी है, उस केस में अगर हम चुप रहेंगे, देन आवर साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। क्लियर है? वही बोला देखना। एंड ऑल्सो ए कंटिन्यू टू यूज इट। 5 साल तक मैगजीन आता रहा और ए जो है उस मैगजीन को मजे से यूज करता रहा। द मैगजीन बट डिनाइड टू पे द बिल सेंड टू हिम। ए वुड बी लायबल टू पे। ए को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि वो चुपचाप मैगजीन यूज किया है, और यहां चुपचाप मैगजीन यूज करना एक्सेप्टेंस के जैसा है, और यहां अगर एक्सेप्टेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट है और तुमको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो अगर तुमको यूज नहीं करना था तो तुम 1 साल बाद जब मैगजीन फिर भी आ रहा था तुम मना कर देते, नहीं भाई हमको मैगजीन नहीं चाहिए। तुम मजे से मैगजीन यूज किए 5-5 साल तक, तो अब तुमको पैसा भी देना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो ये गया पॉइंट नंबर 6, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, बट इन सम केसेस साइलेंस आल्सो अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। क्लियर है? लास्ट, सबसे आसान, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। मतलब जब हम कुछ नहीं बोले, देयर इज नो वर्ड्स स्पोकन और रिटन, बट फिर भी अगर एक्सेप्टेंस हुआ है तब उसको हम बोलेंगे implied acceptance, that is acceptance by conduct, by behavior. This section provides acceptance of the proposal by conduct as against other modes of acceptance, verbal और written. तो verbal या written नहीं है, कैसे accept किया गया है? through conduct, through behavior. चुप रहकर acceptance किया गया है। ठीक है? Example, when a cobbler sits with a brush and polish a person's giving his shoes for polishing constitutes acceptance by conduct. ठीक है? तो जब हम जाके अपना जूता एक कॉबलर को देते हैं चुपचाप और उसको बोलते हैं पॉलिश कर दो, तो हम ऑफर दे रहे हैं, और कॉबलर चुपचाप पॉलिश करना शुरू कर देता है बिना कुछ बोले, तो ये जो कॉबलर पॉलिश कर रहा है ये क्या है? ये एक्सेप्टेंस है, और उसके बाद हमको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो कॉबलर कुछ नहीं बोला बट पॉलिश करना शुरू कर दिया, तो ये जो पॉलिश करना शुरू कर दिया इसका मतलब है वो पॉलिश करने के लिए हां बोल दिया है। क्लियर है? तो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी हो सकता है, सच एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। क्लियर है? फॉलोइंग आर द रूल्स गवर्निंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। हम 2 चीज पढ़ चुके हैं, पहला पढ़े थे ऑफर क्या होता है, सेकेंड हम पढ़े एक्सेप्टेंस क्या होता है। ठीक है? बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।